Hello guys, good morning all of you. Myself S.K. Tripathi, PGT Mathematics. I am here for the session Start for Mathematics, Class 12th Mathematics. जैसा कि हम सारे लोग जान रहे हैं कि इस समय लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और कोरोना पेंडेमिक से हम सभी लोग बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं। तो इसमें जो हमारा स्टडी चल रहा है वो स्टडी पूरी तरह से ऑनलाइन पे फोकस हो गया, ऑनलाइन स्टडी चल रही है। तो हम लोग यहाँ पर चूँकि हमने यहाँ पर एक नया चैनल स्टार्ट किया है अपना और मैथमेटिक्स क्लासेस के नाम से, जो कि जिसमें कि क्लास 11th और क्लास 12th की मैथमेटिक्स पूरी तरह से बताई जाएगी। इसके पूरे कंटेंट होंगे और आप अपने बोर्ड की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो हम लोग इसको ज़्यादा ये ना करते हुए हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए। सबसे पहले हम आज फर्स्ट डे चर्चा करते हैं आपसे कि इसकी मार्किंग स्कीम क्या है या इसके वेटेज क्या है। तो वेटेज पे बात करते हैं। तो मार्किंग स्कीम देखा जाए कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 6 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है पूरे मैथमेटिक्स को जो 12th की है। पहला चैप्टर है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस में रिलेशन एंड फंक्शंस तो है ही, उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी है। जहां पर भी फंक्शंस आते हैं वो फंक्शंस उसमें रहते हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन में 2 यूनिट आता है, 2 चैप्टर्स आते हैं, एक रिलेशन एंड फंक्शन इटसेल्फ एज वेल एज द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके लिए जो पीरियड अलॉट किया गया है वो 17 पीरियड सीबीएसई से अलॉट किया गया है और यहाँ पर मार्किंग जो इसमें दी गई है वो 8 मार्क्स की दी गई है, यानी कि हमको 8 मार्क्स के क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं। सेकेंड यूनिट है वो है अलजेब्रा, जिसमें कि हम मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। और डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का जो टोटल पीरियड है वो आपका 35 है और इसमें 10 मार्क्स की कवरिंग होती है बोर्ड में। कैलकुलस तीसरा पोर्शन है, तीसरा यूनिट है, जिसको 57 पीरियड्स में हम लोगों को 35 मार्क्स के लिए कवरिंग होती है। और ये फोर्थ हमारा जो यूनिट है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये आपका पीरियड 26 में हमको 14 मार्क्स की कवरिंग बोर्ड में होती है। यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग इज 13 पीरियड्स हमें मिलते हैं और 13 के बजाय 14 भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, वो 12 भी हो सकती है, वो डिपेंड्स ऑन द टाइम। लेकिन यहाँ पर जो प्रेस्क्राइब्ड है, जो सीबीएसई ने रखा है, उसको मैंने यहाँ पे बताया आपको। तो लीनियर प्रोग्रामिंग 13 पीरियड्स के लिए है और इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। And the last one is called the probability, and probability having the periods 20 and covering the marks of this 8, and the total marks you are from 80. Then 20 marks, internal assessment started last year. So 20 नंबर के आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे, यानी कि इंटरनली प्रैक्टिकल्स होंगे और उस प्रैक्टिकल के आधार पे आपको इस 20 मार्क्स को मिलना है और दोनों जब मिला देते हैं तो ये 100 मार्क्स की कवरिंग हो जाती है। तो गाइस ये आपका जो है वो टोटल वेटेज रहा। आज हम इस सेशन में फिर अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे और उसे हम फिर बताते हैं आपको। लेट्स गाइस स्टार्ट द चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चैप्टर 2 जस्ट वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर एंड ऑलरेडी द चैप्टर 1 हैज बीन डिस्कस्ड इन द अनदर वीडियो। वी हैव later on we will concise this chapter also. So now we will start the inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions, it means that first of all we will understand what is called the inverse of a function. Inverse of a function क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। Inverse of a function यानी कोई भी फंक्शन इनवर्सिबल, ए फंक्शन कहा गया कि ए फंक्शन f is said to be inversible if it is bisective. Bisective means 1, 1 and onto. In the chapter 1, 1, 1 and onto, just we have to discuss. वन थिंग मोर, मैं एक चीज और बता दूं आपको कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या है। जैसे अभी आपको पता होगा कि कोर्सेज को भी थोड़ा सा कम किया गया है। तो हम लोग को जो इस समय पढ़ना है वो क्या है कि बेसिकली हम लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है या इनवर्स कंडीशन किन किन चीजों में एग्जिस्ट करती है,
रेंज क्या है, यानी उन फंक्शंस का रेंज क्या है, डोमेन क्या है, और उनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है या रेंज क्या है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है वो थोड़ा आपको अलग बताते हैं आज की क्या चीज है। ऐसे रेंज का नाम आपने सुना होगा, रेंज ही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। जब उसको सर्टेन रिस्ट्रिक्शन के अंदर रख दिया जाता है तो वही चीज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाता है। एनीवे हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या है। तो ए फंक्शन इज सेड टू बी इनवर्सिबल इफ इट इज बाइसेक्टिव, मीन्स 1 1 एंड ऑन टू। अब जैसे मान लेते हैं कि लेट f फ्रॉम a टू b, a और b दो कोई नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया उसमें a टू b सच दैट fx इज इक्वल टू y, उसको हमने नाम दे दिया fx इक्वल टू y। देन a function g from b to a, if it exists, then gy is equal to x। देन अगर ऐसा हो जाता है कि आपने f को f फ्रॉम a टू b डिफाइन किया और fx इक्वल टू y आ गया, ऐसे समझो आप कि यहां पर ये सेट a है, ये सेट b है। आपने एक फंक्शन डिफाइन किया a से b में जिसको हमने नाम दिया f। अब यहां पर ये सपोज दैट कि यहां पर जो एलिमेंट है वो x है। सपोज दैट इस x की जो इमेज आ गई वो y आ गई। अब हम एक और फंक्शन लेते हैं और यहां इसको डिफाइन करते हैं हम, जिसका नाम दे रहे हैं g, और g को हमने डिफाइन किया b से a की तरफ। इज इट अंडरस्टैंड? अब यहां पर जब b से a की तरफ डिफाइन करेंगे तो g फ्रॉम दिस b टू a, g फ्रॉम दिस b टू a सच दैट gy, यानी gy, इस पर जो ऑपरेशन हो रहा है वो gy, और gy कहां जा रहा है? x की तरफ जा रहा है। यहां पर जब f पे x का ऑपरेशन हुआ तो fx इज इक्वल टू y। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है किसी फंक्शन के लिए कि a टू b भी डिफाइन हुआ और वही फंक्शन सेम 1 1 की तरह से आपका g से मतलब b से a की तरफ भी डिफाइन हुआ, तो डेफिनेटली अगर ऐसा होता है तो यहां पर जो g फंक्शन होगा वो क्या होगा? देन g इज द इनवर्स ऑफ f एंड डिनोटेड बाई z इज इक्वल टू f इनवर्स। इसी को बोलते हैं f इनवर्स, यानी उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन, किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन। अब 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस क्या है, थोड़ी सी बात को और समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल भी ले लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू आपको समझते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं, जैसे सपोज दैट कि एक फंक्शन मैंने लिया fx इज इक्वल टू 2x। सपोज दैट अब एक फंक्शन हमने लिया fx इक्वल टू 2x और x यहां पर सपोज दैट नेचुरल नंबर है, मान लीजिए नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर जा रहा है, नो प्रॉब्लम। अब यहां पे हमने डिफाइन किया तो एक का इमेज क्या बनेगा? यहां पर 2 आएगा। अगर हम यहां पे डिफाइन कर रहे हैं इसको, तो ये फंक्शन डिफाइन किया हमने और fx इक्वल टू 2x, तो जो यहां रहेगा यानी कि हम f1 को जब हम रखेंगे तो f1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 हो जाएगी। f2 रखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी जाएगी? 4 हो जाएगी। तो यहां पर आपका जो है वो 1 आ गया, 2 आ गया, 1 की वैल्यू 2 आ गई, 2 रखा तो 4 आ गया, 3 रखा तो 6 आ गया, एंड सो ऑन। बहुत सारे आप नंबर रख सकते हैं। सपोज दैट कि आपका सिर्फ 3 ही नंबर थे और उस 3 नंबर का जो इमेज बना वो 2 4 6 बन गया। यानी कि हमने यहां पर अगर डिफाइन करना है तो a को हमने मान लिया 1 2 3 और यहां पर b हमने मान लिया वो 2 4 6 सपोज दैट, और हमने ये कंडीशन अप्लाइड कर दी इसमें कि fx इक्वल टू 2x, यानी कि इसमें रहने वाले हर एक का यूनिक इमेज हमको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? यूनिक इमेज। आपको अच्छी तरह पता है कि रिलेशंस और फंक्शंस, तो रिलेशन क्या है? रिलेशन में यूनिकनेस नहीं होता, जबकि फंक्शन में क्या होता है? यूनिकनेस होता है। यानी कि वहां पे 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस हो जाएगा, और 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस जा रहा है तो वहां पर आपका जो है वो यूनिकनेस आ रही है। तो इस केस में क्या है कि अगर fx इक्वल टू 2, अब सपोज दैट कि मान लीजिए हम यही फंक्शन इधर से डिफाइन कर रहे हैं। अब जब हम इधर से डिफाइन करेंगे तो सपोज दैट कि वो g है, और अगर वो g है तो जो काम हमने यहां पे अभी किया है, थोड़ी सी और एक्सप्लेन करते हैं इसको और आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी बेस करती हैं पहले वाले चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहां पर थोड़ा सा और मैं आपको रिव्यू करता हूं। तो मान लीजिए कि अगर g के लिए हम डिफाइन करेंगे तो fx जो है वो आपका 2x है, यानी कि fx को हम y मानते हैं और y इज इक्वल टू 2x है। तो यहां से जब x के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा y बाई 2। इज इट क्लियर?
अब यहां पर हमें y/2 यानी कि अगर हम इसमें से कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे सपोज दैट आपने वैल्यू रख दिया 2, तो 2/2 कम्स आउट टू बी 1, यानी कि ये x की वैल्यू कितनी हो गई 1। जब आपने y की वैल्यू 2 रखी, ऐसे केस में y की वैल्यू 2 रखते ही आपको यहां पर 2/2 x = 1 मिल गया। y = 4 रखा आपने, तो 4/2 उस समय x की वैल्यू जो है वो कितनी मिल गई 2 मिल गई। यानी कि आप इधर से भी डिफाइन कर रहे हैं तो आपको यूनिकनेस जा रहा है, यानी कि 2 वाले की जो इमेज आ रही है उसको प्री इमेज बोलते हैं, हालांकि तो वो 1 आ रही है, 4 की जो 2 आ रही है, 6 की 3 आ रही है। तो दोनों तरफ से जब 1-1 की कंडीशन हो जाती है, यानी कि लेफ्ट टू राइट भी 1-1 कंडीशन हो रहा है और जब राइट टू लेफ्ट भी 1-1 कंडीशन हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में इस कोई फंक्शन को 1-1 एंड ऑन-टू फंक्शन कहते हैं। तो जब 1-1 एंड ऑन-टू हो जाता है तो वो फंक्शन इनवर्सिबल हो जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा और समझते हैं कि इनवर्सिबल हो जाता है और हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में ही पढ़ना है। हम लोगों ने पहले क्लास फर्स्ट ईयर में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिटेल्स में आप गए होंगे और वहां भी आपने डोमेन और रेंजेस के बारे में पढ़ा है ना गाइस, बिल्कुल पढ़ा होगा और आपको याद भी आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, आप एक बार अपना फिर से आप क्लास सेकेंड ईयर में पहुंच चुके हो, लेकिन एक बार आप फर्स्ट ईयर की बुक भी खोल करके और उसको आप एक बार देख लो और कोई इश्यू नहीं है और आपको पूरी तरह से वो आ जाएगा। तो गाइज मेरी बात आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। कहीं भी कोई समस्या होगी तो हम लोग उसको चैट बॉक्स में जा करके और हम लोग उसको बाद में रिव्यू के थ्रू आप हमें भेज सकते हैं कि हमें ये बात समझ में नहीं आई या हम और इसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं, तो मैं अपने दूसरे वीडियो में इसको आपको सेंड कर दूंगा और उसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको मैं आई विल सॉर्ट आउट दिस। ओके देन गाइज, तो यहां पे समझते हैं कि इनवर्स फंक्शन तो आपकी समझ में आ गया कि इनवर्सिबल फंक्शन क्या होता है, यानी किसी फंक्शन के इनवर्स से आप क्या समझते हो। यानी कोई भी फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो बाइजेक्टिव होगा, यानी कि 1-1 एंड ऑन-टू होगा। अब यहां पे थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाते हैं कि ठीक है, अगर ये इनवर्सिबल आ गया तो फंक्शंस पे बात किया जाए, और फंक्शंस पे जो लास्ट ईयर हम लोगों ने बात किया था वो था कि यहाँ पे डोमेन और रेंजेस, चूंकि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने हैं तो ट्रिग्नोमेट्री पे ही आते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बात की जाए। सपोज दैट कि हमारे पास साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन का जो डोमेन होता है ना वो क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब है कि यू कैन पुट एनी वैल्यू हियर एंड यू विल गेट, यानी कि जो हमको मिलता है, जो हम पुट करते हैं, द वैल्यू पुट इन द फंक्शन इज कॉल्ड द डोमेन, एंड जो आउटपुट होता है दैट इज कॉल्ड, जैसे सपोज दैट कि ये आपका फंक्शन है, ठीक है, ये आपका फंक्शन वाली मशीन है, ठीक है, और यहां पर जो आपने इसके अंदर डाला दैट इज कॉल्ड डोमेन। अब इसको आपने यहां पे डोमेन, लेकिन जो आउटपुट हुआ ये इनपुट हो गया, तो इनपुट जो किया वो आपने डोमेन हो गया, और जो आउटपुट हुआ दैट इज कॉल्ड रेंज, इसी को हम लोग रेंज कहते हैं। तो फंक्शन इज अ मशीन, जो आप इनपुट कर रहे हैं दैट इज डोमेन, और जो बाहर निकल के आ रहा है वो आ रहा है रेंज। तो ये आपको समझ में पूरी तरह से आ गया होगा कि यहाँ पे फंक्शन क्या है। तो फंक्शन मान लीजिए हम ले रहे हैं साइन फंक्शन, तो साइन फंक्शन का डोमेन होता है रियल नंबर और इसका जो रेंज होता है वो -1 से 1 की तरफ। आप बहुत अच्छी तरह इस बात को जानते होंगे कि साइन की कोई भी वैल्यू किसी भी एंगल के लिए फॉर -∞ से लेकर के +∞ तक कोई भी वैल्यू ली जाए तो वो वैल्यू हमेशा, वैल्यू आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन उसका जो रेंज बाहर आता है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही आता है। फिर यहां पर कॉस कोसाइन फंक्शन भी अगर लेते हैं तो कोसाइन फंक्शन का भी डोमेन रियल नंबर होता है और उसका भी जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है। टेन फंक्शन लेते हैं, टेन फंक्शन जब लेंगे तो उसमें उसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, और रियल नंबर में क्या नहीं हो सकता है, यानी कि डोमेन, आपको मैंने अभी बताया कि डोमेन क्या है और डोमेन में कौन सी वैल्यू लाई नहीं करती है। डोमेन में वो वैल्यू लाई नहीं करती है जिसके लिए वो फंक्शन अनडिफाइंड वैल्यू देता है, यानी कि द वैल्यू फॉर विच द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन अ डोमेन फॉर विच द फंक्शन गिव्स द अनडिफाइंड वैल्यू आर अनमीनिंग वैल्यू, मीनिंगलेस वैल्यू। तो इट मीन्स दैट कि यहां पर अगर 10 के लिए हम π/2 पुट कर देते हैं, तो 10 के लिए अगर हमने π/2 पुट किया तो 10 π/2 कितना होता है गाइस, यू नो 10 π/2 इज इंफिनिटी, यानी अनडिफाइंड। तो क्या जिस वैल्यू को रखने से फंक्शन अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है वो वैल्यू उसके डोमेन में हो सकती है क्या?
नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि उसे हमें बाहर करना पड़ेगा, और सिर्फ उसी को बाहर नहीं करते, उसकी पूरी जात बिरादरी को भी बाहर कर देते हैं। और देखो यहां पर क्या आ रहा है, 2n+1 π/2। ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन क्लास फर्स्ट ईयर द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दिस कैन बी टेकन आउट। So that is 2n+1 π/2. It means that π/2, 10 π/2 is infinity, 10 3 π/2 is infinity, 10 5 π/2 is infinity, 10 7 π/2 is infinity, and so on. So all the values for which the 10 gives the undefined value taken out. Okay. So 10 from r minus this is equal to r. और 10 का जो होता है ना, जो रेंज, वो रियल नंबर होता है, यानी कि पूरा रियल नंबर होता है, वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी था। सेम फॉर कॉट, बट हियर इज ए स्मॉल चेंज, दैट इज n पाई। n पाई मींस कॉट की कौन सी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, कॉट 0, देन कॉट पाई, देन कॉट 2 पाई, कॉट 3 पाई, कॉट 4 पाई, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपका जो है ये वैल्यू होता चला जाएगा, और यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको भी हमने बाहर कर दिया, इसका भी जो रेंज होता है वो r होता है। फिर सेकेंड फंक्शन क्या है, आर माइनस। अब सेक की कौन सी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, वहां भी π/2 पे होती है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 और cos 90 की वैल्यू 0, तो सेक 90 हो जाएगी अनडिफाइंड। तो यहां पर ये वैल्यू बाहर कर दी गई है, और उसके पूरे सीक्वेंस को बाहर कर दिया गया है जिस पर वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है। तो ये सभी आर में से घट गए हैं, और यहां पर जो रेंज आता है, सिंस सेक इज द क्या कह सकते हैं, इनवर्स ऑफ दिस कोसाइन फंक्शन। कोसाइन का ये क्या है, उल्टा होता है, यानी कि cos x is equal to 1 upon sec x, या sec x is equal to 1 upon cos x। तो यहां पर जो 1 upon cos x है, ये इसका मतलब है, और cos की वैल्यू कहां लाई करती है, -1 और 1 के बीच में। तो अगर कोई वैल्यू सपोज दैट कि 1/2 है, और मैं उसका भी इन्वर्स कर देता हूं, और जब उसका भी इन्वर्स करूंगा, इन्वर्स मतलब रिवर्स करता हूं, तो क्या होगा, ये वैल्यू कहां चली जाएगी, 2। तो वैल्यू क्या हो गई, जो वैल्यू 1/2 थी cos के लिए, वो वैल्यू sec के लिए क्या हो गई, 2 हो गई, यानी कि 1 से ज्यादा हो गई। अगर माइनस में लेंगे तो वो -1 से कम हो जाएगी। तो देखिए सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन -1 से 1 के बीच में वाली वैल्यू नहीं होगी। -1 भी होगा, 1 भी होगा, लेकिन उसके बीच की वैल्यूज नहीं होंगी। यानी कि आप कह सकते हो यहां पर कि अगर ये आपका जो है रियल नंबर है, तो यहां पर ये -1 है और ये आपका 1 है, तो यहां पर इधर से इधर की वैल्यू टेकअप होगी, और इसी तरह से यहां से इस तरफ की वैल्यू टेकअप होगी, यानी कि ये वैल्यू जो है वो सेक की हो जाएगी। सिमिलरली कोसेक के लिए भी हम बात कर सकते हैं। कोसेक में भी साइन पाई की वैल्यू जो है 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो n पाई सीक्वेंस को बाहर किया गया है। तो कोसेक फ्रॉम r माइनस x इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, गिव्स r माइनस -1 तो मुझे लगता है कि ये क्लास फर्स्ट ईयर में ही आपको बताया गया होगा। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर दिया है ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना आए आगे आप। और अगर इन चीजों पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा ना, तो आप डेफिनेटली यू विल गेट द कंप्लीट 8 मार्क्स, जो कि आपके रिलेशन एंड फंक्शंस को कवर कर रहा है। और ये 8 मार्क्स आपको लेके आने ही आने हैं, इसमें कहीं भी आपके एक भी मार्क्स कटने नहीं चाहिए अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आप ये तो फंक्शंस की बात हो गई। अब यहां पर मैं थोड़ी सी और भी बात करता हूं कि इनके ग्राफ, हालांकि ग्राफ के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है, लेकिन होता क्या है, सीबीएसई ने इन चीजों को कट तो कर दिया, लेकिन क्या हमें अगर मकान बनानी है तो क्या हम बेस बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ये कहते हैं कि हमें एक ही कमरे की मकान बनानी है तो हम 2 फीट जमीन छोड़ करके ऊपर से ही बना देंगे क्या, नहीं। हमें हमेशा फाउंडेशन करना ही पड़ेगा, हमें नीचे आना ही पड़ेगा और जमीन उतनी ही खोदनी पड़ेगी और उसके ऊपर ही मकान बन सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी अगर हमें पढ़ना है तो इन चीज़ों को जानना ही पड़ेगा, ग्राफ के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक साइन फंक्शन का ग्राफ डिस्कस करते हैं आपसे, और इसी में मैं आपको इनवर्स फंक्शन के लिए उसकी सर्टेन कंडीशंस के बारे में भी बात कर लूंगा। और यहाँ पर देखते हैं साइन फंक्शन का जो ग्राफ है वो अच्छी तरह आपको पता है कि साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, और ये आपका जो है वो रिवर्स में आ जाता है। अब ये जो वैल्यू आई यहाँ पे आपको अच्छी तरह पता है कि ये होता है 0, यहाँ पर होता है ये π/2, यहाँ पर होता है ये पाई, यहाँ पर होता है ये 3π/2 एंड सो ऑन, यहाँ पर ये होता है 2 पाई। सिमिलरली यहाँ पर ये होता है -π/2 और यहाँ पर ये होता है -π
एंड सो ऑन, ऐसे करके ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी होता है, ये माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक चला जाता है। यहाँ पर जो इसका मैक्सिमम क्रेस्ट बन रहा है, ये देखिए इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 है, और यहाँ पर जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पर -1 है। यानी कि आप अगर देखो तो साइन फंक्शन के लिए उसका डोमेन क्या हुआ, डोमेन होता है जो एक्स एक्सिस पे हम जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो पूरा रियल नंबर हो गया, रियल नंबर लाइन, और रियल नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, तो दैट इज वाई द डोमेन इज आर एंड द रेंज इज, रेंज देखो आप, जैसे ही आपका ग्राफ आगे बढ़ रहा है, यहां 1 पे आते ही फिर वो डाउनफॉल हो जा रहा है, फिर यहां पर आते आते जब -1 आ रहा है, -1 के बाद फिर रेजिंग मिलने लग रही है, फिर वापस वो 1 पे आ रहा है, फिर वो डाउनफॉल में जा रहा है, फिर वो -1 पे आ रहा है, फिर आप उस पे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू इसकी ना 1 से ज्यादा हो सकती है और ना -1 से कम हो सकती है, यानी द वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड 1। अब यहां पर थोड़ी सी बात करते हैं। मान लीजिए कि हमें इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करनी है, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं जो आपको समझ में आएगा, और बहुत, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इजी भी है और इजी नहीं भी है। रीजन कि इसके पीछे जो इनवर्स फंक्शन है और इनवर्स फंक्शन के लिए जो बाइसेक्टिव को समझना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है। तो एक बार फिर से बहुत ध्यान देते हैं और समझते हैं। तो यहां पर आ जाइए, जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं यहां पर कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। यू नो, सभी लोग जानते हो कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, तो क्या ऐसा है क्या कि सिर्फ साइन 30 की वैल्यू ही 1/2 होती है? और भी वैल्यू होती है ना गाइस, पता है ना आपको क्या होता है? साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो नेक्स्ट जो वैल्यू अगर हम लेते हैं यहां पर साइन 150 की वैल्यू भी मुझे लगता है कि 1/2 होती है। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। 150 का मतलब क्या हुआ कि साइन 180 माइनस 30, और साइन 180 माइनस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, साइन का। दैट इज वाई द साइन 30 एंड साइन 30 इज हाफ। सो यू नो दिस साइन 30 इज हाफ एंड साइन 150 एंड हाफ। अब आप ऐसे सोचो कि ठीक है, हमने ये चीज तो समझ लिया, क्या अगर मैं आपसे कहूं कि इसको मैं इनवर्स करता हूं या इसको इधर से इनवर्स करता हूं, जरा समझना बात को, क्योंकि ऐसा बुक्स में नहीं है। बुक्स में बहुत सारी चीजें लिखी होती है, बट हमारे लिए अंडरस्टैंड करना बहुत आसान नहीं होता। तो इन बातों को जरा समझिए प्रैक्टिकली। तो यहां पर साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी जब हम इनवर्स हुआ, वो फंक्शन रिवर्स में गया, उसके इनवर्स में गया, तो यहां पर क्या हुआ, 1/2, यानी कि जो इसका पहले डोमेन था वो रेंज हो गया, और जो रेंज था वो डोमेन हो गया। यानी कि इनवर्स फंक्शन के लिए जो वैल्यू जो है वो डोमेन हो जाती है, और जो उसका एंगल है वो उसका रेंज हो जाता है। अब यहां बात आती है, ठीक है आपने यहां तो कर दिया, तो कोई लड़का ये भी कह सकता है कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू सर 150 भी होनी चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड। बात समझ में आ रही होगी आपको कि यहां पे साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू दिस, and sin 150 is also 1/2. It means that the sin inverse 1/2 is 150 also. So how it is possible कि sin inverse 1/2 is 30 और sin inverse 1/2 is 150? और अभी यही नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ 2 लिखे हैं, ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, इनफाइनाइट एंगल्स होंगे जिनकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी। तो हम कितने के लिए क्या क्या आंसर लिखेंगे, तो बहुत सारे आंसर डिफर करने लगेंगे। तो इनके लिए एक ब्रांच बनाया गया। प्रॉब्लम क्या आई कि इनके लिए हमें एक रेस्ट्रिक्ट ब्रांच बनाया गया जिसका नाम था प्रिंसिपल वैल्यू। इसका नाम क्या था, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को ही हम लोग कहीं ना कहीं यहां पर रेंज कहते हैं। तो देखो यहां पर क्या किया गया कि अब यहां फंक्शंस लेते हैं साइन इनवर्स, और थोड़ा सा इसके उसे समझते हैं। तो साइन इनवर्स फंक्शन आ गया, अब इनवर्स की बात कर रहे हैं हम। तो साइन इनवर्स, तो उसके लिए उसका जो डोमेन था वो देखिए अब रेंज हो गया, तो -1 से 1। ठीक है, अगर किसी ने कहा कि साइन इनवर्स 2 की वैल्यू बताओ, तो आप बता दोगे क्या, बता दोगे? नहीं। क्यों? तो साइन इनवर्स 2 यानी कि 2 साइन में वैल्यू ही नहीं होती किसी भी, फॉर एनी एंगल द साइन हैविंग नॉट द वैल्यू 2, कोई भी वैल्यू 2 नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये कह रहे हैं कि 2 नहीं होती, तो साइन इनवर्स 2 की वैल्यू भी उसके रेंज में नहीं आएगी, नहीं उसका कोई रेंज नहीं होगा, और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसी बात करते हैं
तो इसको सोच समझ के करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसी भी चीजें लिखी हो सकती हैं जो होती ही नहीं है और हम दिमाग लगाएंगे कि ये तो हो जाएगा और हमको करना ही करना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए बहुत ध्यान से इन बातों को समझिए। तो साइन इनवर्स -1 दैट इज द डोमेन एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज -π/2 टू π/2। ओके, तो साइन इनवर्स का जो डोमेन आपने देखा वो -1 से 1 है और -π/2 से π/2 इसका रेंज हो गया। मैं इसी पे ज्यादा कुछ आगे पहले करने से पहले मैं थोड़ी सी बातें आपके ग्राफ पे करता हूं। और ग्राफ पे करने के लिए देखिए क्या है, आप जब इनवर्स फंक्शन का वही ग्राफ आप लाओगे तो आप देखो क्या है, इसके बीच में जो इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ आएगा वो आपका ग्राफ आएगा, ठीक है, ये आपका जो है तो 0। यहां पर देखिए इस पर जो एक्स पे रहता है वो हमेशा डोमेन होता है। तो डोमेन आपकी वैल्यू यहां आ रही है, तो ये हो गया आपका देखिए +1 और ये आपका आ गया -1, ठीक है। तो +1 और -1 और इस पर ये वैल्यू आ गई π/2, फिर इस पर ये वैल्यू आ गई पाई, इस पर ये वैल्यू आ गई 3π/2 और π/2 एंड अगेन 2π एंड सो ऑन। उस तरह से वो चलता रहेगा। फिर यहां पर अगर आ जाते तो -π/2, यहां पर आ जाएंगे π/2, यहां पर आ जाएंगे -3π/2 एंड सो ऑन। इस तरह से आप करते चले जाओगे और यहां पर आ जाएंगे -2π। तो अभी जो ग्राफ आया आपका वो ये है y = साइन इनवर्स x के लिए, और ये जो ग्राफ आया वो आ गया y = साइन x के लिए। अब जरा समझते हैं इसमें कि रिस्ट्रिक्ट क्या कर रहा है। आप वैल्यू मैंने कहीं भी वैल्यू मान लीजिए 90 की वैल्यू 1 हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो है आप देखिए यहां पर भी इसकी वैल्यू 1 हो रही है जो कि 2π से ज्यादा है। ऐसे बहुत जगह 1 होगी, फिर यहां भी 1 हो रही है, नेगेटिव में भी। तो बहुत सारी जगह पे ऐसे वैल्यूज जो है रिपीट करते चले जाएंगे। तो इसके लिए एक ब्रांच बनाया गया, देखो यहां पे, और ये है -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में इसका ब्रांच बनाया गया, जिसको मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। और ये वैल्यू इसकी यही इसी के बीच में सारी वैल्यू लाई करती हैं। यानी कि आप कोई भी इसमें वैल्यू ले लीजिए, हमेशा उसका जो एंगल होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा और वो यूनिक होगा। अदरवाइज उसके बाद वो रिपीट करने लगता है। रिपीट करने का मतलब ये हो गया कि देखिए यहां से जब चलेंगे आप, ये रिपीट करने लगेगा, फिर ये वैल्यू इसी तरह से यहां जब चलेंगे तो ये रिपीट करने लगेगा। तो वैल्यू रिपीटिशन में ना आए, यानी कि 1 कंडीशन को होल्ड करे और ऑन-टू कंडीशन को भी होल्ड करे, इसलिए यहां पर इसको रिस्ट्रिक्ट करके और इसका एक ब्रांच बनाया गया जिसका नाम है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है तो ये रेंज ही तो आपका -π/2 से π/2। अब इसको याद करना भी देखो बहुत आसान है, लेकिन मैं इसकी टेक्निक अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं कि आप कैसे इसे लर्न कर सकते हो, क्योंकि ये देखने में ही बहुत टफ टाइप करता है, लगता है जैसे क्या चीज हो गया, हम कैसे याद कर पाएंगे, लेकिन आप बहुत आसानी से याद कर पाओगे। मैं तुम्हें बताता हूं। तो अब यहां पर देखते हैं फंक्शंस, पहले और भी थोड़ी बात कर लेते हैं। कॉस के लिए जब बात करेंगे तो -1 to 1 0 to π चला जाएगा, यानी कि आपका जो रेंज आएगा वो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो 0 से π के बीच में होगा। 10 के लिए फिर -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट क्यों होता है? क्योंकि 10 की वैल्यू π/2 पर इंफिनिटी हो जाती है, और जब इंफिनिटी हो जाएगी तो वहां पर वो वैल्यू क्या हो जाएगा, हम उसके डोमेन में नहीं ले सकते। इस वजह से इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बनाया गया उसको छोड़ करके बनाया गया। सिमिलरली कॉट के लिए भी 0 और π पर वो अनडिफाइंड हो जाता है, तो उसको ओपन ब्रैकेट में रखा गया है। सिमिलरली सेकंड फंक्शन के लिए देखा जाए तो देखो इसका डोमेन था, रेंज था वो r -1 था, और इसका जो डोमेन आया जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के रूप में बनाया गया रेंज वो आ गया 0 to π। और क्यों उसमें से π/2 बाहर किया गया वो ध्यान से देखते हैं। sec 90 की वैल्यू कितनी होती है? sec 90 इज अनडिफाइंड, तो sec 90 इज अनडिफाइंड, तो sec 90 तो sec इनवर्स अनडिफाइंड वैल्यू भी आप नहीं ले सकते, तो इसलिए π/2 उसमें आ ही नहीं सकता है। तो ये हो गया। सिमिलरली कोसेक कोसेकेंट के लिए लेंगे तो कोसेक के लिए कोसेक इनवर्स r -1 दैट इज -π/2, और इसमें से 0 बाहर कर देंगे। क्यों? क्योंकि कोसेक 0 की जो वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड हो जाती है, तो ये वैल्यू भी इससे बाहर चलेगी। तो अब आप समझ रहे होंगे कि इसी तरह से इसके डोमेन। अब याद कैसे करेंगे, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, और उस ट्रिक को बहुत ध्यान से समझना, बहुत हलवा बन जाएगा आपके लिए और कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, और बहुत आराम से आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो जरा समझते हैं कैसे याद करेंगे। तो इसके लिए जो मेथड है, जैसे आप सारी चीजें जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनाया गया है उसे हम ध्यान से देखें
तो ये आपका जो है वो 0 है। ये वैल्यू यहां से स्टार्ट करते हैं जब, तो 0 आपने अच्छी तरह पता है। और ये आपका जो है वाई एक्सेस होता है, वाई डैश एक्स एक्स डैश, ठीक है। और ये आपका जो है वो सेंटर पॉइंट होता है, ओरिजिन जिसको बोलते हैं। यहां पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखो ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ा है, ये सब कुछ आपने पहले से पढ़ा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी है, और उन सब में भी ये सारी बातें बताई जाती है। लेकिन जरा समझते हैं यहाँ पे कि जब हम 0 से स्टार्ट करते हैं और जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, जो एंगल मेजर होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। तो मैं इसे π/2 ले लेता हूं। क्या आपने मूव किया π/2 डायरेक्शन, तो π/2 आपका जो है ये आ गया। सिमिलरली अगर यहीं से हम इस तरफ मूव कर जाएं तो यही क्या हो जाएगा, -π/2। यानी हम इसे ऐसे मूव करके आते हैं तो 3π/2 होता, लेकिन हम ऐसे नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसके बीच में, और फिर यहां पर हम आ जाते हैं, अगर डायरेक्टली और थोड़ा मूव करके आ जाते हैं तो ये आ जाता है हमारा पाई। तो कुल मिला के हमारे पास सिर्फ इतनी रेंज में हमारा पूरा जो है, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो इसी में ही मूव करता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड का तो कहीं वैल्यू ही नहीं है, थर्ड के लिए हमें सोचना ही नहीं है। थर्ड में कोई भी वैल्यू लाई नहीं करती प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर। देखिए तो अब यहां देखिए, याद करना कितना आसान हो गया। इतनी ही बात से आपको लग गया होगा कि अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत आराम से समझ लेंगे, और कहीं अब लग नहीं रहा है जैसे कि जितना टफ लग रहा था वो अब बहुत आसान होने लगा है। कैसे, देखते हैं। जब साइन के लिए हम बात करते हैं तो साइन की जो वैल्यू होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है। एक बार मैं और थोड़ा सा आपको यहाँ पे ठीक से बनाता हूँ और उसको समझाता हूँ। मैं ग्राफ अभी नहीं मिटाना चाहता, लेकिन उसके बहुत यूज नहीं है, और ग्राफ आपने देख लिया होगा। आप चाहो तो एक बार स्नैपशॉट ले सकते हो। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपसे कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे मेरा भी जो है वो टेम्पो जैसे कहते हैं हाई होगा, और कहीं ना कहीं मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस और अच्छे कैसे मार्क्स आप गेन कर सकते हो उसको मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो रिव्यू पे ही डिपेंड करता है, और मैं आपको जरूर कहूंगा कि अब फ्यूल का टाइम है, तो आप एक बार फ्यूल कर दीजिए। और एक बार फ्यूल क्या है कि आप उसको एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दिए, लेकिन सिर्फ एक बार करेंगे, 2 बार करने नहीं करना है। आपको जब भी करना है तो ऑड नंबर्स में करना है, इवन नंबर्स में नहीं करना है, ठीक है। तो आप एक बार कर दिए, तब तक आप करिए और मैं 1 मिनट में आता हूं। यस, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम इसे कैसे याद करेंगे, और देखें एक बार और। तो ये आपका जो है वो 0 डिग्री, ये π/2, एंड अगेन ये -π/2, एंड दिस इज पाई। तो जब हम साइन के लिए काम करते हैं तो साइन के लिए काम हमारा ये होता है, यहां से लेकर के -π/2 टू π/2। आप कोई वैल्यू ले लीजिए, जैसे साइन इनवर्स -π/2, तो इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, -1। और साइन अभी मैं इनके प्रॉपर्टीज पे भी बात करूंगा। तो यहां पर साइन इनवर्स π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और साइन 0 की वैल्यू, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे सॉरी ये वैल्यू हमने गलत लिखा है, ये वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए साइन इनवर्स -1, तो हो जाएगा -π/2। यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी π/2। और फिर अगर आप 0 वैल्यू ले रहे हैं तो ये वैल्यू 0 पर ही होती है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो हमेशा क्या आ रही है कि अगर आप -1 पे थे तो -π/2, फिर उससे बड़े 0 पर आ गए तो 0 हो गया, 1 पे आए तो π/2 हो गया। यानी कि सारी वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, फर्स्ट और फोर्थ के बीच में। तो आपको याद करना है, और इसके लिए कौन कौन होते हैं वो भी मैं बताता हूं आपको। तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, देखो ये यहां पे हम लोग याद कर सकते हैं। ये तीनों एक तरह के हैं, एक बहुत ही मिलते जुलते फंक्शन है। तो साइन, टेन एज वेल एज कोसेक। अब देखिए समझना क्या है यहाँ पे, साइन के लिए अगर बात करें तो ये इसका जो डोमेन रेंज आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा -π/2 से π/2 के बीच में। यही चीज जब 10 के लिए जाएंगे तो सेम ही होगा,
लेकिन यहाँ -π/2 से π/2 ही होगा, लेकिन वो ओपन ब्रैकेट होगा। तो ओपन ब्रैकेट हो गया, यानी आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि साइन, टेन और कोसेक के लिए सेम होगा, लेकिन कहाँ ओपन है और कहाँ क्लोज ब्रैकेट है यही आपको याद रखना होगा। तो यहां पर ये वैल्यू आ गई -π/2 टू π/2, क्लोज ब्रैकेट, इसके लिए आ गया ओपन ब्रैकेट। और इसके लिए भी आप देखिए तो आपका -π/2 टू π/2, लेकिन क्योंकि इसके बीच में जीरो कोसेक की बात चल रही है और कोसेक कहीं ना कहीं जीरो पर अनडिफाइंड रिजल्ट देता है, इसलिए उसको हमें उससे बाहर करना पड़ेगा। तो देखिए एक जैसा मिलता जुलता आ गया कि नहीं, तो सारे के सारे कहां लाई कर रहे हैं, वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखिए बिल्कुल याद करना बहुत ही ईजी है, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। अब बचा सेकंड के लिए बात करें तो अगर यहां पर बात करते हैं कोसेक के लिए, सॉरी कॉस के लिए, तो कॉस इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, इन तीनों के लिए एक तरह का आपका आएगा और वो है 0 से लेकर के पाई के बीच में। ये आपका जो है वो किसके लिए हो गया, कॉस के लिए, कॉस इनवर्स एक्स, फिर आपका जो है वो कॉट इनवर्स एक्स और फिर सेक इनवर्स एक्स। और ये वाला जो है किसके लिए हो रहा था, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये आ गया आपका जो है, और आप इसको अब आराम से समझ सकते हो और याद भी कर सकते हो। अब देखते हैं यहां पर जब कॉस के लिए हम बात कर रहे थे, तो जैसे अभी हम लोगों ने साइन के लिए बात किया, तो साइन के लिए किया, कॉस के लिए देखते हैं। तो कॉस में उसका रेंज कहां दिया गया था, कॉस इनवर्स एक्स के लिए उसका जो रेंज था वो आपका 0 से लेकर के पाई था। तो देखिए आपका 0 से लेकर के पूरा पाई आ गया। अब जब कॉट के लिए हम लोग गए, तो कॉट इनवर्स एक्स के लिए यही वाली चीज क्या हो गई कि सब कुछ तो सेम था, लेकिन ओपन ब्रैकेट था, यानी कि यही ब्रैकेट जो है वो ओपन हो गया, क्योंकि 0 और पाई दोनों पर इसकी वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड हो जाती है। तो दैट इज व्हाई वी विल टेक इन द ओपन ब्रैकेट एंड दिस सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स के लिए भी सेम रहेगा, यानी कि क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, लेकिन इसमें क्या नहीं रहेगा, π/2 नहीं रहेगा, यानी कि π/2 आपका जो है वो क्या हो गया, वो उस पर वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, इस वजह से हम लोगों ने उसको बाहर कर दिया। तो देखिए याद करना कितना आसान है कि पहले आपको दो ही चीज याद रखनी है कि 3 ही क्वाड्रेंट में हम काम करेंगे, ठीक है, और 3 क्वाड्रेंट में काम करेंगे। पहला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ठीक है, 3 वैल्यू एक जैसी और 3 वैल्यू एक जैसी, तो इनके लिए आपको याद करना भी बहुत ही इजी है। तो गाइस मुझे लगता है कि आप इसके बारे में पूरी तरह से समझ गए होंगे, और फिर इनमें अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करनी होगी और इस सेशन में। और इसमें हम लोग एक, मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू कर दूं कि यहां पर जैसे जब क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं पिछले साल जो बोर्ड्स में, वो मैं आपको यहां पर एक चार्ट करता हूं। 2017 में आप इसे नोट भी कर सकते हैं, वो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है। 4 मार्क्स कम तो नहीं होते ना, बहुत ज्यादा होते हैं, और जिसको अच्छी गेनिंग करनी हो उसके लिए 4 मार्क्स बहुत मायने रखता है। तो जो 2017 में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, 2018 में यहां पर इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। जैसे रिलेशन ऑफ फंक्शन में कभी थोड़ा बहुत बढ़ या घट जाता है, फिर यहां पर 2019 में यहां पर यही चीज फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, और 2020 में इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। अब यहां पर 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आए, अब आप सोचो कि एक्सपेक्टेड है कि अब तो इसका सैंपल बाद में आएगा, लेकिन अगर इस ट्रेंड को पहचाना जाए तो इस साल कितने मार्क्स के आने चाहिए, एक्सपेक्टेड क्या है, 4 मार्क्स, यानी कि बढ़ गया आपके लिए, पढ़ाई उतनी करनी है और मार्क्स 2 अधिक और मिलेंगे। तो किसी साल जिस साल पढ़ाई उतनी की और 2 ही मार्क्स के आए, तो वो हमारे लिए वो लकी और अनलकी वाली बात है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कम या ज्यादा होते रहते हैं, ठीक है। तो 2021 के लिए हम ये मान के चलें कि हमें 4 मार्क्स के मिलने वाले हैं, और हम इसको बहुत अच्छी तरह से फोकस करेंगे, और हमें पूरी तरह से इस पर कमांड करना है, और हमको पूरी तरह से इसको करके आना है बोर्ड में। ओके गाइस, ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम लोग मार्क्स के बारे में तो जान चुके,
और इनवर्स फंक्शंस के डोमेन और रेंजेस के बारे में भी जान लिया हम लोगों ने। क्योंकि चैप्टर इतना छोटा नहीं है और कॉन्सेप्ट बहुत बड़े हैं इसके और टाइम लगता है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि इसको पार्ट, जो रेस्ट पार्ट है, जो आपकी प्रॉपर्टीज का पार्ट है, प्रॉपर्टीज और क्वेश्चंस, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं और इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। और इसको आप पहले खूब अच्छी तरह देखिए और कई बार देखिए। आप इसे जितनी ही बार देखेंगे उतना ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। मैंने बहुत कोशिश की है आपके लिए कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए और आप बहुत अच्छी तरह इसको समझ सकें। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज की और उसमें जो क्वेश्चन से रिलेटेड, जो एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं या जो बोर्ड में आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये चैनल और वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस पेंडेमिक में आप घर पे ही रहें, कहीं भी बाहर ना निकलें और सेफ रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, गुड बाय।